गुड इवनिंग साथियों, हिंदी संधान में आपका स्वागत है। आशा है आप सब ठीक होंगे, अपने एग्जाम्स के प्रेप में बिल्कुल पैसिनेट होकर लगे होंगे। यूपीपी कांस्टेबल की वैकेंसी जिसके लिए हम सब बहुत ज्यादा इम्पेशेंस थे वह आ चुकी है। आप सबने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। बाकी आज इसमें कुछ नए बदलाव किए गए हैं, तो मैंने सोचा कि इसके ऑफिशियल नोटिस को आप सबके साथ साझा करते हुए एक्सप्लेन किया जाए कि क्या वैकेंसी आई थी, क्या क्या बदलाव किए गए, तब एज लिमिट क्या थी, अब क्या है, एग्जाम्स का सिलेबस क्या है, शैक्षिक मानदंड क्या है, बाकी सभी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए एवं सब कुछ समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह हिंदी संधान का चैनल है। पाठ्यक्रम के हिंदी सब्जेक्ट के लिए अंत में आपको विशेष टिप्स मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने दे रखा है। यूपी गवर्नमेंट की साइड से वैकेंसी आई है, कांस्टेबल की वैकेंसी है। देखते हैं कि वैकेंसी में क्या क्या है, पोस्ट क्या क्या है। पोस्ट को देखेंगे तो इन्होंने पोस्ट पे निकाला है। फर्स्ट पोस्ट पे इन्होंने दिया है कांस्टेबल सिविल पुलिस, ये जो है जो मेल फीमेल दोनों के लिए है। उसके बाद इन्होंने कांस्टेबल पीएसी जो कि मेल के लिए। आगे इन्होंने दिया है कि एसएसएफ कांस्टेबल एसएसएफ की पोस्ट है, ये देख सकते हैं, विशेष सुरक्षा बल एसएसएफ की पोस्ट है। उसके बाद इन्होंने आगे दे रखा है महिला बटालियन जो कि पीएससी के लिए ही है। उसके बाद क्या दिया है इन्होंने, कांस्टेबल माउंटेड, ये जो घुड़सवार वाला है ये भी है। उसके बाद जेल वार्डर का मेल के लिए, जेल वार्डर फीमेल के लिए, दोनों के लिए है। तो ये पोस्ट है। इसमें नीचे इन्होंने वेतनमान दे रखा है। वेतनमान इनका यहां से देख सकते हैं कि 5,200 से 20,200 तक है। हैंड में इन हैंड सैलरी जो आएगी वो बढ़ के आएगी, ये तो आप सबको पता ही होगा, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। बाकी नहीं पता होगा पहले एग्जाम निकालिए, उसके बाद देखते हैं कि कितनी सैलरी बढ़ के आती है। बाकी आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे अब क्या देखना है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि आवेदन का समय कब से कब तक है। बाकी इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वैकेंसी की संख्या दे रखी है अलग अलग, जैसे कि सामान्य के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए इन्होंने आवेदन की संख्या दे रखी है। आपको मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से उठा के ये संख्या आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आवेदन का समय देखते हैं, कब से कब तक के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन की समय सारणी इन्होंने यहां दिया है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है, तिथि इन्होंने दी है 31/12/2025 से। इन्होंने जब ये नोटिफिकेशन निकाला था ये तब का है। बाकी अंतिम तिथि क्या है, अंतिम तिथि है 30/1/2026 तक, ये आवेदन करने की तिथि है। शुल्क जमा करने की भी सेम तिथि है। बाकी शुल्क जमा के समायोजन की तिथि 2 दिन एक्स्ट्रा मिलती है, हर एग्जाम में मिलती है। आप इसमें भी देख सकते हैं 2 दिन एक्स्ट्रा इन्होंने दिया हुआ है। तो ये हो गया आपके समय सारणी, यानी आपको 30 से पहले फिल कर लेना है फॉर्म को। उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। उससे पहले जिसका सर्टिफिकेट बना हो, चाहे वो ओबीसी का सर्टिफिकेट हो, एससी का सर्टिफिकेट हो, एसटी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो, ना बना हो तो अभी भी वक्त है, 1 हफ्ते में 1.5 हफ्ते में बनवा लीजिए। बनवा के आप फॉर्म फिल कीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि आवेदन शुल्क कितना है। ये है सामान्य और ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी के लिए इन्होंने 500 रुपए दे रखे हैं। बाकी एससी एसटी के लिए 400 रुपए, ये आपका आवेदन शुल्क है। आवेदन शुल्क के बाद राष्ट्रीयता देखते हैं तो सभी इंडियंस होंगे, इतना तो आपको पता ही है। तो आगे बढ़ेंगे, आगे किस चीज के लिए बढ़ेंगे, शैक्षिक मानदंड। भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा की अर्हता या गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त हो। तो आप कौन से बोर्ड से हैं मायने नहीं रखता, आप यूपी बोर्ड से हो सकते हैं, एमपी बोर्ड से हो सकते हैं, बिहार बोर्ड से हो सकते हैं, पंजाब बोर्ड से हो सकते हैं, किसी भी बोर्ड से आपने 12th पास किया हो जो कि भारत की विधि द्वारा स्थापित बोर्ड हो, ठीक है। तो इससे अगर आपने 12th किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखेंगे कि अब मेन जो मुख्य बात है, मुख्य बात और जो बदलाव किए गए हैं, एज में बदलाव किया गया है। एज लिमिट इन्होंने, पहले जो एज लिमिट थी वो 22 साल तक दे रखी थी, अब इन्होंने एज लिमिट बढ़ा के 25 साल तक कर दी गई है।
सबसे अच्छी बात है, कुछ लोगों के लिए अच्छी बात है, जो नए बच्चे थे, जो खुश थे कि हम ही कंपटीशन में रहेंगे, उनके लिए अच्छी बात है, नहीं है, वो खुद समझेंगे। बाकी अच्छी बात ये है कि जो पहले से बच्चे प्रेप में थे, कि उन्होंने सोचा था कि जब भी फॉर्म आएगा हम फिल करेंगे और एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत है और उनको उनको इन्होंने मौका दिया है। अब आयु के विषय में हम देख लेते हैं कि 18 वर्ष से ये जो 22 है, ये नोटिफिकेशन में अभी इन्होंने शुद्ध पत्र निकाला है, ये 25 कर दिया है सामान्य के लिए, ठीक है। तो अभी तक जो था, जो 2003 तक था, अब ये 2000 हो जाएगा। आगे बढ़ के हम देखते हैं कि ये आयु सीमा यहाँ तालिका दे रखी है सामान्य एवं ईडब्ल्यूएस के लिए। अब तक जो 2003 था, अब ये 2000 है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। 2007 बना हुआ है, सेम बना हुआ है। ये मेल के लिए है, बाकी जो फीमेल के लिए अब तक 2000 था, उसमें आप घटा लीजिए। घटा के आप देखेंगे 1997, यानी 3 साल घटा लीजिए। ये 1997 हो गया, 2007 तक ये बना हुआ है, यानी कि 3 वर्ष की छूट अब दे दी गई है। बाकी साथ ही साथ इनको 5 वर्ष की छूट मिलती ही है, अन्य जो ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी से हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, तो इन्हीं में अब आप एज को घटाएंगे, घटाते हुए देखेंगे कि 5 वर्ष की छूट, यानी कि अब तक जो एज लिमिट, जो 5 वर्ष की छूट देके 1998 तक था, अब ये 1995 तक आ चुका है, ठीक है। 2007 ऐसे ही बना हुआ है। इसमें भी जो 1995 तक था, ये 1992 आ चुका है। बाकी 2007 ऐसे ही बना हुआ है। तो एज लिमिट में इन्होंने जो कि चेंजेस किए हैं, वो आपको हमने यहाँ पे बता दिया है। चाहे वो ओबीसी के लिए हो, चाहे वो सामान्य के लिए हो, सामान्य के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, कोई भी हो, सबके एज लिमिट में थोड़ा-सा इन्होंने चेंजेस किए हैं और कुछ संख्या में राहत प्रदान की है। कुछ बच्चों को जो कि काफ़ी दिन से तैयारी में लगे हुए थे, उनको लगता था कि वैकेंसी आएगी तो हम फॉर्म डालेंगे। तो एज लिमिट यहाँ पे खत्म हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें बाकी सब जो दे रखा है नोटिफिकेशन में, सब कुछ पढ़ने की चीज़ तो नहीं है। एग्ज़ाम के बाद आप पढ़ सकते हैं इसको। एग्ज़ाम देने के बाद जो भी है, जो फिजिकल के लिए है, वो सब चीज़ें भी एग्ज़ाम के बाद आप दे सकते हैं। अभी जो है, अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन अप्लाई का, आप इसको जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं इसको मेंशन कर दूँगा यहाँ वीडियो के नीचे। आप वहाँ जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, सबसे बड़ी बात अब आ जाती है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, ठीक है। तो ये मुख्य मुद्दा है, इस पर हम बात करेंगे। अभी इन्होंने ये देखो, लिखित परीक्षा, ठीक है। यहाँ से एग्जाम पैटर्न ये कह रहे हैं कि जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न यानी एमसीक्यू रखे जाएंगे, लिखित परीक्षा में 300 अंकों की होगी, जिसकी समयावधि 2 घंटे की होगी। इसमें क्या-क्या पूछे जाएंगे? सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, बाकी एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, बाकी रीजनिंग पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जो पैटर्न है, ये कुछ इस प्रकार से है। सिलेबस हम नीचे चल के आपको बताएंगे कि सिलेबस कैसा है इसका। अच्छा, आप अप्लाई जितना जल्दी कर सकेंगे, बाद में जो समस्या आती है कि सर्वर डाउन होने की वजह से बच्चों की एप्लीकेशन नहीं हो पाती, तो अभी आपका सर्टिफिकेट बन चुका है, तो आप जितना जल्दी हो सके अप्लाई करने की कोशिश करें। बाकी एक और मेन चीज़ है, बच्चे पूछते हैं कि सर हम हाइट इतनी नहीं है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते? हम इसके लिए बता देते हैं कि जो इन्होंने मानक परीक्षण दे रखा है, जो मेल के लिए इन्होंने दिया है 168 सेंटीमीटर, ठीक है। सामान्य एवं ओबीसी अनुसूचित जातियों के लिए मेल्स के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति जो एसटी कैटेगरी है, उसके लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी महिलाओं के लिए क्या दे रखा है इन्होंने, जो फीमेल के लिए इन्होंने ऊंचाई हाइट रखी है 152 सेंटीमीटर, सेम वैसे ही जैसे मेल्स के लिए था। सामान्य, ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी एवं एससी के लिए जो 100 वहां पे दे रखा था 168 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए इन्होंने 152 सेंटीमीटर दे रखा है। बाकी एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर दे रखा है। ये हाइट की बात हो गई। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है। मेन मुद्दा सिलेबस का है।
बाकी एज लिमिट जो बदलाव किए गए थे, ये मेन मुद्दे में ये बात खत्म हो जाती है। सिलेबस देखते हैं तो यहाँ कुछ आपको इस प्रकार से लिखित पाठ्यक्रम इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में डाल रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान है, वैसे तो 150 क्वेश्चन होंगे, अभी तक आपको पहले ही बता दिया था मैंने। 300 अंक होंगे और 2 घंटे का टाइम, ठीक है, 2 घंटे का टाइम इसके लिए है, ठीक है। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं 300 अंक के, और इन्हीं 300 अंक में आपका कट ऑफ बनेगा फिजिकल के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें? सामान्य ज्ञान है, जीके है, हिंदी है, उसके बाद एप्टीट्यूड है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे रीजनिंग है। तो ये पैटर्न है इनका। सिलेबस नीचे इन्होंने दिया है सामान्य ज्ञान का, जो कि विस्तृत सिलेबस, जीके का विस्तृत सिलेबस इन्होंने यहाँ, इसमें साइंस है, इसमें हिस्ट्री है, इसमें संविधान है, इसमें इकोनॉमी है, संस्कृति है, एजी है, बाकी यूपी से संबंधित मेन जो भी चीजें हैं इन्होंने यहाँ पे, बाकी इंटरनेशनल वगैरह रिलेशनशिप ये सब सब दे रखा है इन्होंने, ठीक है। सामान्य हिंदी के लिए अब क्योंकि हिंदी संधान चैनल पे आप हैं, इसमें आपको सामान्य हिंदी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ जो भी है जैसे भी है आपको पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग सब कुछ दे दिया जाएगा। बहुत आसान सा है, हिंदी का सिलेबस बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आपको बताता चलूँ, हिंदी के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, हिंदी का सिलेबस बहुत ज़्यादा आसान है। बाकी के सब्जेक्ट आप बाकी के सब्जेक्ट पर ध्यान रखिए, देखिए उसे, तत्सम तद्भव ये सब देखो, ये सब इतने आसान सी चीज़ें दे रखी हैं। बाकी हिंदी के बाद इन्होंने फिर क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड दे रखा है, एप्टीट्यूड के बाद इन्होंने रीजनिंग दे रखा है, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू, रीजनिंग एबिलिटी, बाकी ये मैथ के लिए न्यूमेरिकल वगैरह है। तो ये इस प्रकार से इनका सिलेबस हो गया। बाकी सब चीजें हो गई, एज लिमिट में इन्होंने बदलाव किया है, अब सामान्य के लिए 25 को इन्होंने अंदर ले लिया है, 25 साल तक के लोगों को। सीट्स की संख्या कुल मिलाकर आई है 32,679 सीट्स, जो कि बहुत अच्छी संख्या है नए बच्चों के लिए, जो जिन्होंने 12th पास की है। जो बच्चे अभी से प्रेप में है तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि इतनी सीटें एक साथ आना, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ग्रैब करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बाकी की चीजें हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि आपको करना कैसे है, ठीक है। करना कुछ यूं है कि बहुत से आप कोर्स अब मार्केट में बिकने स्टार्ट हो जाएंगे, आप देख सकते हैं, देख रहे होंगे 200 में, 250 में, 300 में, 500 में, आइए आपको ऐसा करवा देते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ भी नहीं भाई, आप कोर्स लेंगे, बैठेंगे, 6 महीने तक चलता रहेगा, 1 साल तक चलता रहेगा, पता चला कि कंप्लीट नहीं हुआ है कुछ। आप अपने साइड से स्मार्ट स्टडी पर फोकस करें, ठीक है। स्मार्ट कुछ इस प्रकार कि आप पहले पीवाईक्यू उठाएंगे, मैं जहां तक बताऊं आपको, पहले आप पीवाईक्यू देखिए, सवाल किस टाइप के हैं ये आपको देखना सबसे बड़ी बात। सिलेबस को तो कुछ ये जो ये वाला दिया हुआ है, इसको आप उठाकर अपने जहां भी पढ़ते हो बॉक्स के सामने, अपने टेबल पे, अपने फोन के वॉलपेपर पे, स्क्रीन पे, कहीं भी आप लगा दीजिए, ठीक है। सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, उसके बाद पीवाईक्यू आपके साथ होना चाहिए। पीवाईक्यू के साथ अब आपको क्या करना होगा कि पीवाईक्यू देखना है, और सबसे बड़ी चीज क्या देखनी है कि सिलेबस, जैसे इन्होंने यहाँ आप देखेंगे हिंदी में, एक मिनट, हिंदी कहाँ गया, आपने यहाँ देखा कि ये जो समास दिया हुआ है इन्होंने, अब समास को आप देखो कि यहाँ आप एक साइड लिख लो समास, ठीक है। पीवाईक्यू देखो, देखो कि समास से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इस हिसाब से आप ये छांट पाएंगे। ये बाकी पढ़नी तो सभी चीजें हैं भाई, पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा, और स्मार्ट स्टडी करेंगे तो बहुत जल्दी से ये सब खत्म भी हो जाएगा। लेकिन आपको अब समस्या ये पड़ेगी कि जब 1 महीने बचेंगे ना, आपको समझ नहीं आएगा प्रायोरिटी किस चीज को देनी है। तब के समय में ये चीज आपके काम आएगी कि आपको अब समाज से कितने क्वेश्चन आए, आपको पता चल गया कि समाज से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो समाज को एक साइड लिख लेना है, ठीक है। समाज को एक साइड लिख के रखेंगे तो जब एग्जाम का टाइम आएगा, बाकी सबकी रिवीजन तो चलती रहेगी, पर समाज पे आपका ज्यादा फोकस हो जाएगा, ठीक है। या कोई भी हो, समास ही नहीं, वचन, मतलब बाकी चीजें जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक पे आपका फोकस ज्यादा हो जाएगा। तो इस चीज पर विशेष ध्यान दें।
विशेष ध्यान आपका होना चाहिए। बाकी की पढ़ाई करते रहें। कोर्स के चक्कर में बहुत ना घूमें, ना टहलें। 6 महीने में किसी का कोर्स कंप्लीट होता है, कभी 1 साल में होता है, बहुत टाइम लग जाता है। फिर आप सोचेंगे कि नहीं, ये वाला एग्ज़ाम नहीं देंगे। नेक्स्ट जब आएगा तो वो वाला अच्छे से ट्राई करेंगे। अभी पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट अच्छे से। कोई ट्राई नहीं होता भाई। कहीं भी आपका इतने सिलेबस में इतना कुछ है ना कि कहीं भी खत्म तो कुछ होने वाला है ही नहीं। कभी भी कंप्लीट तैयारी जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो आप अभी देखिए कि स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, पढ़ना सब कुछ है, किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको मेन मुद्दे में रखना है, किसको पीछे रखना है, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी हिंदी की भी आप चिंता ना करें, हिंदी संधान पे आपका ये चीज़ें आती रहेंगी। बाकी चीज़ें भी आप यूट्यूब पे बहुत से टीचर हैं जिनकी टॉपिक उठा-उठाकर आप एक-एक टॉपिक अलग-अलग टीचर से पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसा कीजिए। अभी तो पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू सिलेबस को चिपकाइए, सिलेबस को समझिए, पीवाईक्यू देखिए और साथ ही साथ कौन से सिलेबस से ज़्यादा टॉपिक, कौन से टॉपिक से ज़्यादा पीवाईक्यू पूछे गए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखिए और उस हिसाब से स्मार्ट स्टडी पे, ठीक है? स्मार्ट स्टडी पे फोकस कीजिए। बाकी यहाँ आपको जुड़ा हूँ मैं। बाकी एक मुद्दा है कि ये जो एज बढ़ाई गई है, जो एज लिमिट जो इन्होंने बढ़ाई है, क्या ये ठीक है, नहीं है? आप इस कमेंट में बताइए, ठीक है? बाकी आपका कोई इश्यू है, कोई मुद्दा है, कुछ जानना है, समझना है कि ये चीज़ समझ नहीं आई, ये बात समझ नहीं आई या अभी मुझे ये दिक्कत है, तो आप उसको कमेंट में आप यहाँ कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, सबका जवाब दिया जाएगा। एक साइड से आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बाकी पढ़ते रहें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।